तो इच्छा का मतलब है कि जो भी आकार प्रकार का चित्रण हुआ मन में उसको इच्छा कहते हैं। तो वो आकार प्रकार और उसका चित्रण निर्माण और चित्रण हुआ तो उससे जो इंद्रिय एक्टिवेट होगी उसको इच्छा अनुसार द्रवित होने वाला इंद्रिय बोला। जैसा पानी पूरी खाने की इच्छा हुई तो जबान में एक्टिवेट होते टेस्ट बर्ड्स, मुंह में पानी आता। हाँ, नहीं तो क्या कह रहे हैं कि रस का टेस्ट भी बिना इच्छा के नहीं आ रहा है। जैसे आपको पानी पूरी खानी है और आप किसी चीज में उलझे हुए हो, है ना, कोई न्यूज ऐसी आ गई जो आपको स्वीकार नहीं है, या तो आप पानी पूरी, आपको टेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो इच्छा के बिना रसेंद्रिय भी काम नहीं कर रही है, कह रहे हैं। रसेंद्रिय भी इच्छा से द्रवित होने के बाद ही काम करती है। उधर ध्यान नहीं है तो रस ही नहीं आता है ना। पूरा खाना खा लेंगे वालों, किसी चीज में आप व्यस्त हैं, किसी कार्यक्रम को की प्लानिंग में या किसी भी उसमें, आपसे थोड़ी देर बाद पूछे आधे घंटे बाद क्या खाया, तो सोचना पड़ता है अभी 15 मिनट पहले खाया क्या था, क्योंकि उधर उतना ध्यान ही नहीं गया, है ना। तो ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध हम जो बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है कान पे। जिसने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था ना पिछली बार कि शब्द ही यदि इंजेक्शन है ना, तो वो शब्द का इंजेक्शन भी तभी काम कर रहा है जब मैं सुन रहा हूँ उसको, उसका अर्थ ग्रहण कर रहा हूँ। नहीं तो कान पे तो पर्दे पे तो शब्द एज इट इज पड़ रहा है हर बार, मेरा ध्यान कहीं और है, तो वो शब्द रूपी इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, जो अतुल भाई कह रहे थे, है ना, शब्द का इंजेक्शन, देशमुख भाई। तो शब्द का इंजेक्शन भी तभी काम कर रहा है जब वहाँ पे जीवन प्रेजेंट है, माने इच्छा है, वहाँ ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो उससे जो अर्थ ग्रहण हो रहा है उससे अपने में एक खुशी आ रही है, नहीं तो वो निकल जा रहा है शब्द भी। तो बढ़िया, तो इच्छा अनुसार द्रवित होने इतना इतना सूक्ष्म है। तो उस हिसाब से जो आंखें हैं, हाँ, वो थोड़ी देख रही हैं, आंखें नहीं देख रही, समझ देख रही है। तो जो ज्ञान गोचर जिसको कहेंगे हाँ वो इंद्रिय है, बिल्कुल आंखें इंद्रिय नहीं है ना, वैसे। बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए तो कोई बता रहा था ना कि अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई किसी की डेथ हो जाती है और उसकी आंख निकाल के दूसरे आदमी में लगा देते हैं, तो वो जिसकी आंख निकाली उसकी माँ को थोड़ी अपनी माँ बोलता है, वो तो अपनी माँ को ही माँ बोलता है ना। तो आंख तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना। जैसे बहुत सारे लोग चश्मे से देखते हैं, है ना, उनका चश्मा हटा दो तो उनको अब अजय भैया दिख ही नहीं रहे, किताब में अक्षर नहीं दिख रहे, और चश्मा लगा लिया तो फिर भाषा बनेगी चश्मा पड़ता है। हाँ, उसलिए आँख एक्चुअली चश्मा है एक तरह से ना, एक और चश्मा है वो। अपूर्ण प्रयास दुख की ओर, पूर्ण प्रयास सुख की ओर है ना। जो 95 उसके नेक्स्ट पेज पे जो कह रहे हैं, परिणामवादी फल को अपूर्ण कह रहे हैं। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था एमएलए एमपी बन भी गए, है ना, आईएएस बन भी गए, लेकिन ये परिणामवादी फल है, ये बदलेगा, इस फल नहीं है, इस ये अपूर्ण प्रयास है, अपूर्ण फल है ना। इसलिए इसके जो फल आ रहे हैं उससे तृप्ति नहीं हो पा रही। पूर्ण प्रयास है जो पूर्ण फल, जो हमारा ये, हाँ बिल्कुल, पूर्ण प्रयास से सुख है ना, जो पूर्ण फल है उसके लिए जब प्रयास करते हैं तो सुख की बात है। और सत्ता में अनुभव करने से, है ना, उसका बुद्धि में बोध, सत्य बोध के रूप में, चित्त में सत्य प्रतीति के रूप में, तुलन में संतुलन के रूप में, उससे जो स्फुरण हो रहा है, जो है ना वृत्ति में तुलन पूर्वक, या जो संतुलन को बना पाए हम, व्यवहार संतुलन, वैचारिक संतुलन, उससे जो अपने में स्फुरण है, उससे जागृति, और जागृति को प्रमाणित करने के अर्थ में समाधान, और समाधान पूर्वक व्यवहार शुद्धि, उससे सहस्तित्व का अनुभव हो रहा है, उससे स्वर्गीयता अर्थात सुख का अनुभव हो रहा है, जिससे निर्विरोधिता का भाव माने स्नेह का भाव प्रकट हो रहा है, और उससे शाश्वत सत्य का बोध हो रहा है। जो अपन कल भी बात कर रहे थे ना कि निर्विरोधिता और व्यवहार शुद्धि माने हम मानव को मानव के रूप में पहचान पाए, विरोध नहीं रहे। मानव मानव के बीच में जो विरोध मुक्ति है, माने हम अपने अपने जैसा दूसरे को देख पा रहे हैं, हर एक के प्रति जो स्नेह का भाव है। नहीं तो हमें कई कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के प्रति हमारे में वो भाव ही नहीं आ रहा है ना। जैसे कल की चर्चा में ऐसा लग रहा, कभी कभी ऐसा लगता है अपने को कि कुछ एक तरह के लोग हैं जिनको हम कह रहे हैं कि ये तो, है ना, मजदूर वर्ग है या कोई वर्ग है, ऐसे लगता है मेड इन चाइना वाला जीवन है उनका, है ना। अपना जीवन कोई अलग कंपनी से बना हुआ है, जबकि एक ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अस्तित्व वाली, है ना।
तो जो लगाव को फील कर पाना है उससे कम में निर्विरोध नहीं है। तो निर्विरोधिता का, और जब तक अपने में सुख का अनुभव नहीं होगा निर्विरोधिता का भाव नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति है वो अनन्यता के रूप में। फिर आवश्यकता भेद से लक्ष्य भेद, और लक्ष्य भेद दो ही हैं लक्ष्य, है ना, पारलौकिक लक्ष्य या लौकिक लक्ष्य, जो पिछले चैप्टर में आया था। तो लौकिक लक्ष्य भेद से असफल और पारलौकिक लक्ष्य भेद से। इंपॉर्टेंट बात है कि पारलौकिक में लौकिक समाया हुआ है ना, जैसे जीने में जिंदा रहना समाया हुआ है, व्यवहार में व्यवसाय समाया हुआ है। तो निर्विरोधपूर्ण जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें व्यवसाय शामिल है ना, तो वो इंक्लूडेड ही है। विकृत विचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का जो लास्ट 2 लाइन लिख रहे हैं, बेसिकली विकृत विचार से ही मूलतः व्यवहारिक व्यवधान है। हमें लगता है व्यवहार में हमसे गलती हो रही है, लेकिन उसके मूल में विचारिक गलती है। विचार में स्पष्टता नहीं है, धर्मपूर्ण विचार नहीं है, माने सहअस्तित्वपूर्ण विचार नहीं है, या व्यवस्थापूर्ण विचार नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। काम हम कई बार क्या करते हैं, व्यवहार पे काम करने लगते हैं। तो व्यवहार पे काम नहीं करना है, काम तो विचार पे करना है। इसलिए कह रहे हैं सुसंस्कृत संस्कार ही व्यवहार की सुगमता है ना। तो मूल काम जो मानव के साथ होना है वो व्यवहार को ठीक करने के लिए भी काम विचार पे होना है, क्योंकि सारा व्यवहार और कार्य जो है वो विचार की सीमा में, विचार के कोई कार्य और व्यवहार होता नहीं है। इसीलिए अध्ययन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अध्ययन से बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे विचार में विचार पुष्ट हो रहा है ना, तुलन की दृष्टि पुष्ट हो रही, तर्क से हमारे में जो जैसी सच्चाइयाँ हैं वैसी कल्पना में स्थिर हो रही हैं। इससे हमारा तो जो सोम भाई आज सुबह कह रहे थे, है ना, कि सारी मेहनत किस लिए करनी है, सही निर्णय लेने के लिए मेहनत करनी है। हम अभी सही व्यवहार करने के लिए और सही कार्य करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो पूरी मेहनत किस लिए है कि सुसंस्कृत संस्कार हो जाए, उससे व्यवहार सुगमता, व्यवसाय सुगमता होने ही वाली है ना। तो इस मेहनत को पहचानना है कि कैसे विचार पे काम हो जाए। कई बार हम लोग इसको बहुत प्रधानता नहीं दे रहे हैं। बच्चों के साथ भी हम जो कहते हैं ना, कई बार बच्चे घर में कोई बड़ी लाते हैं तो हम बच्चों से बोलते हैं इनके चरण स्पर्श करो। अब उसको समझ में नहीं आता इन्होंने क्या किया हमारी ज़िंदगी में। यदि हम उनको ये बता पाएँ कि जो आने वाले हैं इनका कितना उपकार है मेरी ज़िंदगी में, इस लिंक को यदि हम दिखा पाएंगे तो उसमें कुछ भाव पैदा होगा। हम वो लिंक नहीं बताते कि मेरे बड़े भाई, तुम्हारे जो चाचा हैं या ताऊ हैं, इन्होंने मेरी ज़िंदगी में कितना इनका बड़ा योगदान है, जिससे उसमें वो भाव पैदा हो, है ना, भाई के प्रति। वो नहीं हो रहा है। हम व्यवहार, उससे व्यवहार करवाना चाहते हैं, तुम यार ऐसा व्यवहार किया कर, देख तुम गलती कर देता है। उसके मूल में उसकी विचार की स्थापना के लिए कोई काम नहीं हुआ, कि ऐसा व्यवहार करने के पीछे उसमें विचार पैदा नहीं हुआ कि ऐसा क्यों करना है। बढ़िया। तो अगला चैप्टर है फिर दर्शन, दृश्य और दृष्टि। तो क्या चीज है दर्शन? तो बेसिकली दृश्य है कोई, है ना, ये सहअस्तित्व रूपी दृश्य है। उसको दर्शक माने हर मानव देख रहा है इस दृश्य को, है ना। कोई कुछ कर रहा है, पेड़ खड़ा हो रहा है, तारे हैं, सूरज है, चांद है, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, इतने सारे लोग हैं, अलग अलग तरह के व्यवसाय हैं, है ना। कोई किसी को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, ये सारा ऑब्जर्व कर रहा है, वो है दर्शक। अब वो दृश्य को देख रहा है। जैसा हम वो पहले परिचय से में बात करते हैं कि देखो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो है तो ऐसा ही कि जैसी दृष्टि होती है उसकी, उसको वैसा ही दर्शन होता है। लेकिन दृश्य तो सहअस्तित्व रूपी दृश्य बदलता नहीं है, हमारी दृष्टि ठीक नहीं हो तो। इसलिए अपन कह रहे हैं कि दृष्टि वैसी हो जानी है जैसी सृष्टि है। लेकिन होता तो ऐसा ही है कि हमें सृष्टि दिखती वैसी है जैसी मेरी दृष्टि होती है। क्योंकि दर्शक जो है, दर्शक किसी दृश्य को किसी दृष्टि से देख रहा है। जैसे बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं चश्मे से जब मेरा नंबर, तो मुझे दूर का धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है ना। तो दर्शक, क्योंकि मेरी दृष्टि में धुंधलापन है, मतलब दृष्टि साफ नहीं है, तो दर्शक दृश्य, लेकिन इसका मतलब मैंने इस चश्मे लगा के देख लिया अब साफ हो गया, इसका मतलब दृश्य नहीं साफ हो गया, दृश्य तो पहले से ही साफ था, है ना। तो दृश्य नहीं बदल रहा है, दृश्य सहअस्तित्व रूपी दृश्य एज इट इज है। मेरी दृष्टि की क्षमता के, दर्शक की दृष्टि क्षमता के आधार पर दृश्य को ठीक से देख पाता नहीं, जैसा देखता है उसका नाम दर्शन है। इसलिए दर्शन की तुरंत परिभाषा दी है कि सही अर्थों में दर्शन वही जो न्याय धर्म सत्य सहज दृष्टि द्वारा की गई क्रिया प्रक्रिया ही दर्शन है। अदरवाइज उसको दर्शन ही नहीं कह रहे हैं,
नागराज जी कह रहे हैं अदरवाइज तुम्हें दर्शन हुआ नहीं अभी। तुम दर्शक जरूर हो, प्रिय हित लाभ की दृष्टि से देख भी रहे हो, तो दर्शक भी है, दृष्टि भी है, उसी दृश्य को दो दर्शक देख रहे हैं, लेकिन इस दर्शक के द्वारा देखा गया दर्शन अपूर्ण दर्शन है, फलतः वो गलती कर दे रहा है, व्यवहारिक व्यवधान आ रहा है। तो बेसिकली कैसे बढ़ेगी दर्शन क्षमता? तो पूरा कार्यक्रम दर्शन क्षमता माने दृष्टि परमार्जन का कार्यक्रम है। दर्शन क्षमता बढ़ने का मतलब दृष्टि परमार्जन का काम है। वो कैसे बढ़ती है? पूर्व संस्कार, अध्ययन और वातावरण से। और वातावरण दो ही हैं, प्राकृतिक वातावरण और मानवकृत वातावरण। तो प्रधान जो दर्शन क्षमता बढ़ाने में काम करना है वो है मानवकृत वातावरण, अमानवीय वातावरण वर्सेज मानवीय वातावरण या जागृत पूर्ण वातावरण, जिससे कि दर्शन क्षमता में बदलाव आएगा। और अध्ययन क्या चीज़ों का है? शास्त्र, काव्य और इतिहास का। शास्त्र और काव्य में अंतर कौन बताएगा? परिभाषा दी हुई है, शास्त्र और काव्य। शास्त्र और काव्य। तो शास्त्र जो है एक तरह से दर्शन है, काव्य है कि उस दर्शन को जो सामान्यकरण, प्रचार प्रसार हेतु लोगों तक पहुंचाने को लिखा है, जिसको है ना उस ढंग से लिखा है इसको, जो दर्शन जो सिद्धांत रूप में लिखा है। शास्त्र की परिभाषा है निर्दिष्ट लक्ष्योन्मुख सिद्धांत, प्रक्रिया एवं नियम। और काव्य है इकाई के भाव, विचार एवं कल्पना जो मानव लक्ष्य में हो, जो दूसरों तक प्रसारित करने हेतु जो पहुंच जाए, है ना, जो सामान्यीकरण करना है, उसको काव्य कह रहे हैं। और इतिहास की जबरदस्त परिभाषा है। बहुत सारे बच्चे और आजकल बड़े भी बोलते हैं कि यार ये क्या इतिहास पढ़ा रहे हैं हम, वो पृथ्वीराज चौहान ने किससे लड़ाई लड़ी, अकबर ने किसको मारा, है ना, पानीपत का युद्ध तीसरा कौन सा हुआ, किस किस के बीच में हुआ, कौन से सन में हुआ। ये कोई इतिहास नहीं है। तो फिर क्या है इतिहास? क्या है इतिहास? इसमें परिभाषा पढ़ के क्या लग रहा है? हाँ, मानव और मानवीयता के अर्थ में पृथ्वी का सर्वेक्षण, सॉरी, विगत की जागृत मानव और मानवीय कृतियों को और घटनाओं को। हम अमानवीय घटनाओं का इतिहास पढ़ा रहे, किसने मारा, किसने लूटा, यार ये कोई इतिहास है? मानव ने कपड़े का आविष्कार कैसे किया, मानव ने खेती को कैसे पहचाना, है ना, मानव ने कैसे अपने घर बनाने सीखे, उसका हमें मतलब जो मानव के लिए जो जागृत मानव और मानवीय कृति हैं उनको बताने की जरूरत है। उसका नाम इतिहास है। कैसे मानव जाति जब धरती पर आई वहां से लेके आज तक की जो सार्थकता के अर्थ में जर्नी हुई है, उसको लिंक करने का नाम इतिहास है। तो बेसिकली इतिहास को फिर से एक बार लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं आया इतिहास में, बट अधिकांश चीजें उस तरह की आ रही हैं, है ना। लड़ाई और झगड़ों को ऐसे लगता है जैसे मानव केवल लड़ता झगड़ता रहा है पूरे टाइम। इसीलिए हमारे सारे हमारे अधिकांश देवी देवताओं के हाथ में हथियार है। हाँ, लगभग सारे ही। गजीब गजब बात है यार। और अपन अभी पढ़ा देते, भय त्रस्त ही आयुध का आश्रय लेता है। जो भयभीत है उसके पास हथियार रहता है। अपन बोले थे आपके दोस्त ने गन खरीदी, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। से देखेंगे ना तो लगता है क्या हो रहा है भाई, हथियार लेके घूमना पड़ रहा है। और जिनके तो दो हाथ में नहीं आ रहा उनको चार चार हाथ में पकड़ा दिया है। हाँ वही तो कह रहा हूं, कुछ कुछ अपवाद होंगे। हाँ, केवल उन्हीं के हाथ में वीणा दिख रही है। माने अपन ने पहले पढ़ा था, जो जितना भ्रम और भय का पात्र है उसने उतना ही साधनों के द्वारा सुखी होने का प्रयास किया है। फिर कुछ उदाहरण थे, जैसे भयत्रस्त व्यक्ति आयुध एवं आश्रय पर आश्रित रहता है, माने उसको हथियार चाहिए जो भयभीत है। और हमने अपने सारे अधिकतर देवी देवताओं के हाथ में हथियार दे रखे हैं, क्योंकि मानव बना रहा ना उनको, वो खुद भयभीत है बेचारा।
नहीं नहीं, भ्रमित मानव के द्वारा बनाए गए। देखो ये देखो, ये आग लगाने का काम चालू एकदम। जबकि मैंने देखो, मैंने ये कहा जबकि मैंने क्या कहा, भ्रमित आदमियों के द्वारा बनाए गए हैं। अपना प्रक्षेपण किया हमने उन पर, हम डरे हुए हैं बस। 4-4 पे भैया। तो इतिहास में दोनों तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन भ्रमित आदमी इतिहास लिख रहा है इसलिए लड़ाई का इतिहास लिख रहा है। थोड़ा भी जागृति आएगी तो मानवकृत घटनाएं भी घटी हैं बहुत सारी। क्या क्या नहीं किया लोगों ने, है ना, समाज उत्थान के लिए। कैसे मानव जाति यहाँ तक पहुँची है ना, खेती को लेके, कपड़ों को लेके, मकान को लेके, है ना, बहुत सारे आयाम में, दूरदर्शन को लेके, है ना। तो इन सब के चीज़ों को यदि हम और जो बात हम कर रहे हैं आस्थाएं, क्या गजब काम है। पूरे तर्क को बाईपास करके हमारे में वो मान्यताएं स्थापित कर दी, जैसे पति पत्नी के साथ रहना है, माता पिता की सेवा करना है ना, बच्चों का ध्यान रखना है। ये जो परिवार की जो कल्पना जो आज तक टिकी हुई है, इसमें अब तर्क लगाने जाएगा सुख इंद्रिय, क्योंकि उसको लगा होगा महापुरुषों को कि ये इसका तर्क तो इंद्रिय से ज़्यादा उठना नहीं है ना। तो ये तो प्रिय हित लाभ में इसको समझ में नहीं आएगा, क्यों सेवा करनी है भाई माता पिता की, है ना, पति पत्नी क्यों साथ रहने हैं। तो बहुत गजब मतलब बहुत सारी चीज़ें उस समय के शायद जनमानस को देखते हुए आस्था प्रधान विधि से स्थापित की। इसलिए अपन कह रहे हैं कि देखो, जो रीति रिवाज हैं बहुत सारे, उनके रूट में जाना पड़ेगा, उनको आमूल चूल बदलने की जरूरत नहीं है, उनका अपग्रेडेशन होना है। जो सही है वो रहेगा, जो उसमें ठीक नहीं है उस पर हम विचार पूर्वक, है ना, मनन पूर्वक, आपस में तर्क पूर्वक, क्योंकि हम समझ सकते हैं एक दूसरे को, और निरर्थकता से हम दोनों ही, हर मानव, माता पिता और बच्चे छूटना ही चाहते हैं, तर्क पूर्वक उनमें से जो सही है उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी, छोटी बात एक शेयर करना चाहूँगा। बताइए। मुझे अचानक, मैं चौथी क्लास में था, वो बात याद आ गई अभी। हाँ जी, मैं माउंट कार्मल नाम के स्कूल में था, और वहाँ पे वो बाइबल के चैप्टर भी पढ़ाते थे, सब कुछ था। तो उसमें कुछ चित्र थे, तो वो जब पढ़ाते थे तो वो चित्र में युद्ध का ही प्रसंग है, और हर जगह कुछ तो भी हथियार का वापर कर रहे हैं, ऐसे इस प्रकार के सारे चित्र थे। तो मुझे याद ये आ रहा है कि शायद ठंडी का ही समय होगा, तो मैंने टीचर को पूछ लिया कि ये इसमें अगर ये बाइबल धर्म है, मतलब ग्रंथ ऐसा है, मतलब कुछ तो भी शब्द अलग वापरा होगा उस वक्त, लेकिन आशय ये था कि ये भगवान के बारे में बताते हैं तो हमेशा ये लड़ाई क्यों बता रहे चित्र में। तो उस टीचर ने मुझे बराबर कहा था कि तुम्हारे इसमें हिंदू में भी तो बोले तलवार लेके घूमते नहीं क्या। तो ये सवाल मैं जब घर में शाम को वापस आया स्कूल से, तो मैंने अपने घर में गया तो माँ को पूछा। माँ ने बोला पागल जैसी बात मत कर। फिर पिताजी 7 बजे आए ऑफिस से, भोजन करते समय, तो बोले मैं बहुत थका हूँ, मैं सोता हूँ, तू सो जा। चैप्टर वहीं क्लोज हो गया, लेकिन ये बात अभी पकड़ में आ गई कि भ्रमित, सभी भ्रमित। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये अचानक एकदम याद आ गया, इसलिए शेयर कर दूं। बहुत बढ़िया। ऐसे ही हम बच्चों को चुप करा दे रहे हैं। जो बच्चे जब टफ सवाल पूछ रहे जिनके उत्तर हमारे पास नहीं है, पहले तो हम उससे बोलते रहते बेटा हाँ पूछा कर, तू क्या करता है, किताब पढ़ता रहता है ना, दुनियादारी भी और भी चीज़ों पे ध्यान दिया कर। और जब वो ऐसे कोर वाले सवाल पूछते फिर बोलते तुम्हारे होमवर्क का क्या हुआ। हाँ, माइक मैं जब 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो एक बार शाम को हमारे गांव में मंदिर में कोई एक संप्रदाय से एक साधु आए थे। तो बात करते करते बोलने लगे कि पाकिस्तान ऐसा है, अटैक कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही खड़ा होकर पूछा, आप तो अब संसार को भी छोड़ दिया, आप भगवान की शोध में लग गए, तो वहाँ भी मानव है, यहाँ भी मानव है, फर्क क्या पड़ता है। तो उसने सबके बीच मेरे को बोला, ये किसका बेटा है, बेवकूफ है। वही होमवर्क किया तब से मेरे को कभी इंटरेस्ट नहीं पड़ा। बस ऐसे ही हम लोग स्विच ऑफ हो गए कई बार। जो जिज्ञासा थी, माने सहज जो जिज्ञासा है, मानव सहज जिज्ञासा है ना, बिल्कुल कितना, माने संविधान में एक तरफ का आदमी दूसरे तरफ का, इधर करता है तो मर्डर है, उधर करता है तो शहीदी है ना। माने मानव ही मानव का
विरोधी होकर के उसी को हम लॉरेल्स दे रहे हैं। एक, मैं मना नहीं कर रहा, एक कोई तात्कालिक नीड होना एक अलग बात है, लेकिन प्रोग्राम लॉन्ग टर्म कोई प्लान भी है कि नहीं, हमें इससे मुक्त कैसे होना है, उसकी तरफ चर्चा नहीं है। हाँ, बढ़िया। फिर दूसरा जो इसमें देखिए, एक बहुत सारी चर्चाएं इसमें इस तरह की हैं, है ना, कि जो आसक्ति, अनासक्ति और मोक्ष, धर्म, काम और अर्थ। एक्चुअली जब अध्यात्म को, जिसने यहाँ पर जिन लोगों को थोड़ा बहुत उसमें परिचय होगा, तो ये जो बात की है कि मानव जो कुछ भी करता है बेसिकली उसका लक्ष्य अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष के लिए करता है, ऐसा शास्त्रों में आया। उसको यहाँ सेट किया है ना, कि जो काम और अर्थ के लिए जो प्रयास है मानव का, माने धन के लिए और काम के लिए, वो प्रलोभन बस है, और मोक्ष और धर्म की कामना है, उसी के लिए उसने शास्त्र, है ना, काव्य और इन सब की रचनाएं की हैं, जिससे कि जिस कार्य, व्यवहार और विचार से, पेज नंबर 99 पे जो है, कि आशाएं बेसिकली मोक्ष, स्वर्ग के रूप में कामना के रूप में, अर्थ एवं काम के रूप में प्रलोभन के रूप में, और इसको पूरा करने के लिए प्रत्याशा के रूप में उसने शास्त्र और काव्यों की रचना की। जिस कार्य, विचार व व्यवहार से क्लेश उदय होता हो वह निषेध है, और जिससे सुखोदय होता हो वही विधि है, वही नियम है ना। जो अपन कई बार चर्चा की, कैसे बताएंगे कौन सी चीज़ नियम है, कौन सी चीज़ नियम नहीं है, कौन सा मानवीय है, कौन सा अमानवीय है। आप कैसे कहोगे कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ निषेध है। तो फाइनली सही और गलत, विधि और निषेध का निर्धारण कहाँ से हो रहा है? क्योंकि मैं सुखपूर्वक जीना चाहता हूँ, तो जिससे सुख उदय होता है, सुख की निरंतरता होती है, वही विधि है, बाकी का सारा निषेध है। और एक बढ़िया बात करें कि तो अध्ययन करने का पूरा का पूरा अवसर केवल मानव में ही है ना। पेज 99 पे प्रवृत्ति व निवृत्ति, बंधन एवं मोक्ष के स्पष्टीकरण भेद से जो शास्त्र रचनाएं हुई, या क्या सही है क्या गलत है भेद से जो आशा, विचार, इच्छा और संकल्प है, उसकी विवेचना, अध्ययन, प्रयोग करने का अवसर सिर्फ और सिर्फ मानव को ही है। बाकी फिर देखो, जड़ वस्तु में जो क्रियाशीलता है, जिससे पदार्थ प्राणावस्था हो रहा है, फिर जैसे ही वो चैतन्य कन्वर्ट हो रहा है, पेज 99 के लास्ट तीसरा चौथा पैराग्राफ, कि समस्त जड़ क्रिया में परमाणु को क्रियाशील पाया जाता है। तो कैसे गठनशील परमाणु ही गठनपूर्ण होते ही आशा के बंधन से युक्त हो जाता है, और जो कि जीव में दिख रहा है। और मानव चूंकि बुद्धिजीवी होने के कारण उसमें प्रधान रूप में विचार, इच्छा और अहंकार। तो कैसे विचार बंधन हो रहा है और इच्छा बंधन हो रहा है, फिर विचार बंधन से मुक्ति कैसे होगी? तो विचार बंधन क्या चीज है? विचार बंधन बंधन में क्या अंतर है? विचार बंधन और इच्छा बंधन। नहीं, वो तो मैंने लिखा कि होते हैं। हाँ, वृत्ति बंधन। तो क्या है मतलब उसका? किसी को विचार का बंधन हो गया है, इसका क्या मतलब? हाँ, तो विचार बंधन का मतलब है, यदि इसमें देखेंगे, हाँ, भ्रमित, जो स्वविचार को श्रेष्ठ मानना, ये बंधन है। पेज नंबर 99 के एंड में वृत्ति का बंधन, भ्रमित विचार का बंधन है, जो स्वविचार को श्रेष्ठ मानने से। तो मैं क्या मान लेता हूं, यार मेरा विचार ही सही विचार है बस, और दूसरे का गलत है विचार। तो जो स्वविचार को श्रेष्ठ मानने की क्रिया है, उसको कह रहे हैं विचार बंधन। मेरा धर्म सबसे बढ़िया, मेरे रीति रिवाज बढ़िया, है ना। जैन लोगों में जो करते हैं ना, शाम को ही खाना चाहिए सबको, आलू प्याज एकदम ठीक नहीं है ना। सूर्योदय के बाद तो उठना ही नहीं चाहिए, जो कुछ भी, हर एक ने अपने अपने जो बांध लिए। बस मेरा, उसके पीछे तर्क भी नहीं करने को तैयार, बस तो तुम जो सोचते हो वो गलत, मैं जो सोचता हूँ सही। इस, हाँ जी, हाँ, दूसरे से विरोध भी है क्योंकि वो मानता नहीं है। अपने विचार को श्रेष्ठ मानना, दूसरे के विचार को नेष्ट मानना। विचार बंधन का मतलब है स्वविचार को श्रेष्ठ, दूसरे के विचार को नेष्ट मानना। अब इसकी मुक्ति कैसे होती है? तो न्यायपूर्ण विचार से ये मुक्त होता है। प्रिय हित लाभ जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल प्रिय हित लाभ में मुक्त नहीं हो पाता है। न्यायपूर्ण विचार से ही वैचारिक बंधन से मुक्ति होती है।
फिर ऐसे ही चित्त का बंधन है ना, वो है इच्छा बंधन। विचार बंधन और इच्छा बंधन में अंतर है। इच्छा बंधन में हमने निर्माण किया, उससे हम जुड़े रहते हैं, है ना। मैंने जो घर बनाया, मैंने जो चेंजेस लाए लॉज में, मान लो, है ना, कुछ कुछ जो मैंने निर्माण किए हैं चीज़ें, उसका बंधन है। मेरा ही ये सही है, बाकी का ठीक नहीं है। उसमें विचार बंधन में विचार समा ही रहता है, क्योंकि वो चित्त उससे बड़ी आगे की स्थिति है। तो इच्छा बंधन चित्रण बंधन से भी है और अपने ही चित्रणों को श्रेष्ठ मान लेने से है। और उसकी मुक्ति जो है वो धर्मपूर्ण चित्रण से ही है, या व्यवस्थापूर्ण चित्रण से, या सत्यबोध से है। फिर ये काफी अच्छा है कि देखो, लोकवादी जो है, जाने जिसमें रिजल्ट मतलब जो रूप बल पद्धन वाले जो काम है, उसका लक्ष्य बनाते हैं, तो परिणामवादी अर्थात सुख उसमें उतना ही रहता है जब तक परिणाम नहीं आ जाए। जैसे रसगुल्ला रखा, जब तक वो रसगुल्ला में केमिकल चेंज हो जाता थोड़ी देर बाद मुंह में रखने से, अब उसका वही टेस्ट, जो टेस्ट आना था थोड़ी देर 2 मिनट 5 मिनट रखने के बाद नहीं आएगा, भले ही आप रख लो उसको, है ना। या आइसक्रीम तो क्षणिक है, इसलिए उसका सुख भी क्षणिक है। उसी में निरंतरता को ढूंढ रहा हूँ, है ना। जो परिचय सेवर में सुविधा ही सुख है, सीमित से असीमित को जो पाने का प्रयास है, जिसमें क्षणिक सुख है उसमें निरंतरता को ढूंढने का प्रयास है। इसलिए अच्छा मतलब वो सेंटेंस आया है पेज नंबर 100 पे, अतः यह सिद्ध है जिस, हाँ जी, हाँ जी, आप रख ही रहो, 5 मिनट के बाद आपको वो उसका टेस्ट ही खत्म हो गया जो उसमें अच्छा लगा ना। उसमें क्षणिक है ना, थोड़ी देर के बाद आना बंद हो गया। जैसे आप अभी जितने अच्छे पोस्चर में बैठे हैं, आप यही पोस्चर 5 मिनट के बाद आपको बदलना पड़ेगा, और जिस दूसरे में बैठेंगे वो थोड़ी देर फिर अच्छा लगेगा, फिर उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो परिणामवादी है। माने ऐसा कोई गद्दा नहीं है कि जिसपे एक करवट पे लेटने पे हमेशा लेटने पे अच्छा लगे, वही करवट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग परिणामवादी रिजल्ट जिसमें आ रहे हैं ना, वो रिजल्ट ही बदल जा रहा है, इसलिए उसमें निरंतरता नहीं हो पा रही। तो ठीक लग रहा है, ठीक है, कितना है ना, इसलिए वो परिणाम ही बदल जा रहा है बैठे बैठे। एक ही पोस्चर में नहीं बैठ सकते, एक ही, है ना, एक ही टेस्ट, है ना, वो बदल ही जाएगा थोड़ी देर के बाद। इस आज रख लेना, आइसक्रीम रख लो मुंह में, कितनी देर तक उसका टेस्ट आता है, वो टेस्ट ही बदल जाता है थोड़ी देर बाद। रोटी को रख लो, कोई भी चीज आप रखोगे मुंह में, थोड़ी देर के बाद, क्योंकि उसमें जो केमिकल रिएक्शन होनी है वो होने के बाद उसका टेस्ट बदल जाएगा। वो ऐसे लगेगा मिट्टी मुंह में रखी है, जैसे रसगुल्ला, थोड़ी देर बाद, हाँ, ऐसे ही टेस्ट आएगा बिल्कुल। इसीलिए बस, और एनालिसिस करके बता देंगे भाई, बिल्कुल ठीक है ना। इसलिए उसमें बिल्कुल थोड़ी देर के बाद सेम है, उसमें कुछ अंतर नहीं रहेगा। रोटी रखो, वो रखो, उसके बाद क्योंकि वो परिणामवादी है ना लोग, और हम चाह रहे हैं निरंतरता। इसीलिए जिसमें क्षणिकता है, जो बदलता है, उससे देखो एकदम सिंपल सिद्धांत है, निरंतर सुख चाहिए, और जो चीजें बदलती हैं, है ना, उसमें संभव ही नहीं है। आज मंगाओ भाई, आदित्य भाई, कल था लेकिन अब कल का कहाँ याद है। कल तो तुरंत खा लिया, रख के नहीं रखा। हाँ तो लड्डू रखना, हाँ। केक कट चुका है भैया, देखो। तो जो 100 पेज पे जो आया हुआ ये पैराग्राफ, अतः यह सिद्ध होता है, या लोक परिणामवादी, अतः उसका सुख भी क्षणिक है, इसलिए लोक आसक्ति बंधन का कारण है। और उसके बाद लिखा है आत्मबोध अमर है या अपरिणामी है, इसलिए आत्मबोध का सुख शाश्वत है। तो देखो ना, हम जो कोई चीज की शाश्वतता चाहते हैं और उसमें ढूंढेंगे जो बदल जा रही है, तो कैसे उसमें रहेगा, संभव ही नहीं है, मतलब लॉजिकली संभव नहीं है। तो जो अपरिणामी परिणाम है, व्यापक जो अनुभव कर चुकी है, उसका बोध बुद्धि की आत्मा निरंतर बनी रहेगी, इसके बोध से ही निरंतरता हो सकती है।
इसलिए लिखना आता है, सिद्ध होता है कि जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है उसी में सुख पाने का प्रयास ही बंधन है, तथा जिसमें सुख स्वभाव है उसका अनुभव ही मोक्ष है ना। गजब गजब। इसलिए वो पढ़ने से ना, माने बाबा कैसे तर्क को यूज कर रहे हैं, एक जागृत व्यक्ति किस तरह से तर्क को यूज कर रहा है, वो अपने कई बार अपने उसमें नहीं आता, 2-3 बार पढ़ने वो तर्क के लिए अच्छा चाहिए कह गए। जैसे देखो उसी के अगले में लिख रहे, भ्रमित इच्छा की पूर्ति के लिए क्रिया तथा क्रिया की पूर्ति के लिए भ्रमित इच्छा व्यस्त है। हम लोग तो बहुत बिजी हैं, है ना। तो बिजी होने का यही मतलब है, क्योंकि हम उस चीज में लगातार क्रियाशील हैं जिससे हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो इच्छा के लिए क्रिया करते हैं और क्रिया से पूरी मिलती नहीं है जो फल चाहिए, फिर दूसरी इच्छा करते हैं। तो ये लूप लगातार, हम कभी ऐसा फील ही नहीं कर रहे कि हम रिलैक्स हो गए हैं, वो श्रम का विश्राम ही नहीं है, एक श्रम के बाद दूसरा श्रम के बाद दूसरा श्रम, क्योंकि उसमें उपलब्धि नहीं हो रही। हाँ, क्योंकि वो ज्ञान गोचर है, वो दृष्टि गोचर नहीं है। माइक दीजिए। अभी एकदम याद आ गया कि किसी वीडियो में सुना, सोम भैया ही बोल रहे कि अपने आजू बाजू या अभी हम सब बैठे यहाँ पे जो हवा घूम रही है वो कभी आपको इरिटेट नहीं करती। हाँ। कभी आपने बोला ये नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि वो निरंतर हवा है, निरंतर वो वातावरण बना है अस्तित्व में, तो आपको इरिटेट नहीं करते, मतलब उसकी निरंतरता है जो आपको निरंतर नहीं करते, मतलब वो निरंतर सुख भी वैसा ही होगा जो आपको कभी इरिटेट करेगा नहीं, मतलब दुख लाएगा ही नहीं। ये जो मैंने उसका दिया था स्पेस का, हवा फिर भी आपको चुप सकती है कभी कभी, ज्यादा ठंडी है। हाँ नहीं, ठंडी है तो थोड़ा सा ये कर लो, लेकिन फिर भी हवा तो चाहिए। स्पेस आपको कभी भी परेशान नहीं करता है। ये जो स्पेस है चारों हाँ, तरफ जिसमें हाँ, मैं हाँ, डूबा भीगा घिरा हूँ, हाँ, हाँ, कभी ऐसा नहीं लगा इस स्पेस को हटाओ। मतलब बड़ा सही बात, मतलब स्पेस ही बोलना था Space, मुझे। हाँ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। स्पेस से कभी आपको समस्या नहीं हुई है यार, रहा है। हाँ, अड़चन हो रही है। हाँ, स्पेस से कोई अड़चन नहीं है, बहुत बढ़िया। इसी को मृग तृष्णा कह रहे हैं कि जिसकी पूर्ति नहीं है, जो पूर्ण नहीं है, पूर्ति के और पूर्णता के प्रति जो हटवादी इच्छाएं हैं, नहीं, नॉर्मल स्पेस जो हमारे बीच में जो खाली स्थान है, हमें कभी भी स्पेस से कोई दिक्कत नहीं हुई। यार स्पेस मुझे परेशान कर रहा है, कपड़ा परेशान कर सकता है, इरिटेट कर सकता है ना, बट स्पेस कभी इरिटेट नहीं कर रहा है। इतना मतलब स्थूल रूप में भी उसका प्रभाव देखेंगे तो संपूर्ण सृष्टि कुल मिला के 3 ही चीजें हैं, जड़, चेतन और व्यापक। 6 ही दृष्टिकोण है, प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य, अर्थ व। अभी किसी ने पूछा था यार प्रिय, हित, लाभ की दृष्टि क्यों आ गई हम में, है ना। तो अर्थ व काम के प्रलोभन से ही प्रिय, हित, लाभ की दृष्टि है ना। अर्थ और काम की जो चाहत है उससे प्रिय, हित, लाभ पैदा हो रहा है। और जो धर्म और मोक्ष, यदि परंपरागत शब्दों को यूज करें, धर्म माने यदि व्यवस्था, यदि दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवस्था की कामना, और मोक्ष माने भ्रम से मुक्त होने के लिए जो प्रयास है, उसके लिए जब काम करते हैं तो फिर वो न्याय, धर्म, सत्य की दृष्टि शुरू होती है। और भ्रम मुक्ति यहाँ पर डिफाइन कर दिया, फिर भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है। हाँ जी सादुल भाई। हाँ जी, मतलब अर्थ तो ठीक है, पर काम की जगह मतलब 4 विषय में ज्यादा काम को बताया गया है। हाँ उस पे ज्यादा पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह से प्रलोभन में हाँ, प्रेरित लाभ, अर्थ और काम की वजह से। तो सारा दृश्य क्या है, सह अस्तित्व ही संपूर्ण दृश्य। 102 में देखेंगे 3rd बुलेट। तो फाइनली सारा दृश्य क्या है, सह अस्तित्व ही संपूर्ण दृश्य है, और प्रतिबिंबन क्रिया ही दर्शन है। इसको कौन बताएगा। प्रतिबिंबन क्रिया, सभी मानव जीवन में क्षमता समान है, क्षमता द्वारा की गई अभिव्यक्ति को दृष्टि, और दृष्टि में होने वाले प्रतिबिंबन क्रिया को दर्शन। ये दृश्य का प्रतिबिंब, दर्शन का प्रतिबिंब सब जगह पड़ा ही हुआ है। हाँ, उस सेंस में ये प्रतिबिंबन क्रिया है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो जैसे आप कभी किसी से मिलते हो ना, उससे कोई बात मत करो,
सिर्फ आप एक डील करने आए, आप उससे मिल रहे हो, उस हर इकाई एक दूसरे पर प्रतिबिंबित है। आपके ससम्मुखता में कोई आता है, उसका प्रतिबिंब जो आप में पड़ता है, उससे आपके ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगना शुरू होती हैं, है ना। तो उससे आपका दर्शन शुरू होना शुरू हो जाता है। यदि हमारे में भय और प्रलोभन नहीं है बहुत, है ना, या जितना सूक्ष्म है, इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि यदि आप उसमें बहुत इन्वॉल्व नहीं है तो आप ज़्यादा अच्छे से दिखने लगती है आपको वही सिचुएशंस। जैसे दूसरे का झगड़ा हो जाए तो आप आराम से उसको निपटाने के योग्य रहते हैं, है ना, अपना नहीं निपटा पाते। या जैसे ऐसा भी बोलते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं अपने बच्चों का सर्जरी करना हो तो नॉर्मली अवॉइड करेंगे, है ना, अच्छे से अच्छे सर्जन हो। तो क्या हो रहा है कि जो प्रतिबिंबन से हमारे में कुछ दर्शन उदय होता है, मुझे कुछ दिखता है, तो प्रतिबिंबन ही मूल में दर्शन है। हमारी दृष्टि के आधार, क्षमता के आधार पर है। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि यदि आपके पास वही बहुत भय प्रलोभन से मुक्त हैं या दर्शन क्षमता की पात्रता अच्छी है, तो दूसरे का आप मन पढ़ लेते हैं। मन पढ़ने का मतलब बेसिकली वो क्या, थोड़ा बोलना ही शुरू करेगा और आपको पता लगेगा कि क्या चाह क्या रहा है ना, या उसके चाहने से पहले ही आपको रीडिंग आ जाती है। तो ये इसको दर्शन क्षमता कह रहे हैं, प्रतिबिंबन को, प्रतिबिंबन क्रिया। भैया, हाँ जी। वो अभी आप जो कह रहे थे कि किसी ने कहा कि वो प्रिय हित लाभ की दृष्टि कहाँ से आ गई, हाँ तो कहीं से आई नहीं, वो तो है ही। हाँ, वो तो है ही, मतलब इतना हम उससे इतना प्रभावित क्यों हो गए, प्रभावित इसलिए क्यों? वो तो है ही। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो किसी पशु शरीर से जब मनुष्य का उदय हो रहा है तो जीवों को ही जीता हुआ देख रहा है, उसके सदृश अपने को आचरण कर ले रहा है, और शरीर से ही, शरीर को जिंदा रखने की सुखपूर्वक जो जीने की उसमें ही हो रहा है। बट उसकी जो प्रधानता हो रही है वो यहाँ से आ रही है, अर्थ और काम से। एक ये बहुत बढ़िया था, विखंडन पूर्वक 104 ना था, विषयी, विषय और विषय वस्तु तीनों क्रियाएं हैं। हाँ, तो देखिए हर चीज क्रिया है। विषयी तो मैं हूं, विषयी माने मानव। जैसे एक आहार एक विषय है, तो आहार अपने आप में एक क्रिया है कि नहीं है, आहार करना। और आहार की वस्तु क्या है, रोटी, सब्जी, दाल, जो भी है ना, रसगुल्ला, ये सब अपने आप में क्रिया है। क्यों? क्योंकि ये परमाणुओं से, अणुओं से मिलकर बनी है। हर परमाणु अपने आप में एक क्रिया है। जैसे सारा अस्तित्व में जो पूरी प्रकृति है भी कुछ क्रिया है, उसमें विषय भी क्रिया है, विषय भी क्रिया है, और विषय की जो वस्तु है वो भी एक क्रिया है। हाँ जी, 104 पे जो तीसरा बुलेट है पूर्वक, ये कौन बताएगा? बहुत बढ़िया है ये सूत्र। विखंडन पूर्वक एक सूत्रता की उपलब्धि नहीं है, क्योंकि क्रिया किसी गठन पर ही आधारित होती है। हाँ जी, विषय की वस्तु, जैसे आहार की वस्तु क्या है, काम की वस्तु, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन। प्रजनन के लिए वस्तु क्या है, भयभीत किस वस्तु से हो रहे हैं, तो जो वस्तु है वो भी अपने आप में एक क्रिया है। विषयी माने मैं, हाँ, मानव, और उसका कोई विषय है, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, ये विषय हैं उसके, और उसके लिए वस्तु क्या है जिससे उसको भोगना चाहता है, वो विषय वस्तु है। इसी आधार पर विखंडन विधि में दाह, ताप या दुख पाया जाता है। यह दाह, ताप या दुख पुनः दूसरे के लिए विखंडन क्रिया के लिए कारक बन जाता है। तो एक सूत्रता ही सफल है विखंडन। इसीलिए जो विज्ञान ने विखंडन विधि अपनाई ना, ये ठीक नहीं है। चीजों को तोड़ तोड़ के देखने का जो अभ्यास है, क्योंकि तोड़ देने के बाद वो वस्तु ही नहीं बचती है जिसका अध्ययन करना होता है ना। टुकड़ा कर देने का तो वस्तु नहीं है जिसका अध्ययन कर रहे थे। तो एक तो ये है कि दूसरा, विखंडन से, जैसे अभी जो सूरज पे हो रहा है, जब भी हम परमाणु बम या जो भी एटम का जब विखंडन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारा दाह माने ताप पैदा होता है। परिवार में भी जब फैमिली टूटती है तो दुख होता है। अज्ञान बस हमें लगता है ना, इन दो भाइयों में लड़ाई हो रही, इनको अलग अलग कर दो, ये ठीक हो जाएगी चीज। ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उसका एक सूत्रता का जो रूट कॉज है, जो मानसिकता, उस पर हम काम नहीं कर पा रहे।
जैसे हो ना, दो बच्चे हैं, अब वो छोटी छोटी चीज उनके लिए आपने एक टेबल चेयर ले आए पढ़ने के लिए, तो दोनों भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, तो मम्मी को लगता है, पापा को लगता है, अच्छा हम है ना एक आपस में काफ़ी विचार करते हैं, लगता है अपन एक ही टेबल चेयर लाए, एक एक और लाओ, अलग अलग कर दो कर देते हैं, फिर पता लगा पेंसिल पर लड़ रहे हैं, अच्छा इनके पेंसिल बॉक्स अलग कर दो। उसके बाद वो मतलब उनमें जो लड़ाई की मानसिकता उसको ठीक नहीं कर पा रहे हम, है ना, और हम वस्तुओं को इकट्ठा करके अलग अलग करते चले जा रहे हैं। वही चीज़ बाद में होती है, दो फ्लैट अलग अलग कर दो, उससे थोड़ी रुक रहा है मामला, है ना। से जो दुख है एक सूत्रता को ना पहचान पाना, वही चीज जड़ जगत में हो रही है कि जब हम विखंडन कर रहे हैं तो ताप पैदा हो रहा है उसमें, है ना। तो उसको लिख रहे हैं, हाँ, और विखंडन क्रिया एक सूत्रता चाहिए थी, मतलब उसमें सामंजस्य को बिठाना था। विखंडन क्रिया से किसी का अस्तित्व मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि गणित से भी देखें तो विखंडन करते करते भी कुछ शेष रह ही जाता है ना। एक को तोड़ने से वो आधा हो गया, एक्चुअली दो हो गए, एक को तोड़ा तो, है ना, दो को तोड़ने से बढ़ रही है संख्या, चार हो गए। मानव परंपरा में विखंडन को समुदाय के रूप में पहचाना जाता है, और अखंडता में एक सूत्रता पूर्वक संपूर्ण मानव ही एक इकाई के रूप में पहचान में आता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जब भी हम विखंडन को पहचान रहे हैं, है ना, विखंडन कर रहे हैं, तो फाइनली रूट में आप देखोगे तो वो व्यक्ति अकेले तक, वहां तक विखंडन जाता है। जैसे आप हो सकता है इस पर काम करें कि नहीं ना, मैं तो भारत देश के लिए काम करना चाहता हूं, सुनील भाई, भारत के लिए भी यदि अपन काम कर रहे हैं तो ये भी विखंडन है। क्या विखंडन है इसमें, कि मुझे भारत के लिए काम करना है, भारतवासियों के लिए, दूसरों के लिए उनका जो हो जाए होता रहे, है ना। तो इस यदि ये मानसिकता है तो ये रूट में कहाँ तक जाती है, पहले भारतवासियों की बात करेंगे, फिर जैसे ही उस पर यदि आघात होगा तो फिर हम अपने लोगों की बात करेंगे, हम तो जैन समुदाय के लिए काम करेंगे। फिर जैन पे आएगा तो धीरे धीरे समिट के पता लगा वो श्वेतांबर या दिगंबर पे करेंगे, फिर अपने ही परिवार में करेंगे, और फाइनली वो अपने पे करेंगे। वहां तक जाता है वो, क्योंकि या तो आप चीजों की, आपकी दर्शन क्षमता समग्रता में देख पा रहे हो या आप नहीं देख पा रहे हो, है ना। तो समग्रता की दृष्टि नहीं होने से इसी को कह रहे हैं नैतिक एवं अनैतिक भेद से स्वार्थवादी व्यवहार है। इसका संबंध चाहे वो फिर वो स्वजन हो, चाहे स्ववर्ग हो, स्वजाति हो, स्वमन हो, स्वसंप्रदाय हो, स्वपक्ष हो, स्वभाषा हो, इसको कन्वर्ट होना ही होगा परमार्थ में, जिसमें सर्वजन, सर्ववर्ग, सर्वजाति, सर्वमन, सर्व संप्रदाय, सर्वपक्ष और सर्वभाषा भेद से ही समाधान है, अन्यथा समस्या है। हाँ, तीन शब्द आए, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, है ना। स्वार्थ का मतलब है जब अपनी ही सुख सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, जिंदा रहने पे, लेकिन अपना अपने परिवार तक जो सीमित है। और परार्थ का मतलब है जब दूसरे के शरीर के भी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, लेकिन मामला जिंदा रहने तक ही है, बट दूसरा भी इसमें आ गया, है ना, अपनी जाति, अपना देश। परमार्थ है जिसमें सबकी, अब इसमें दोनों चीजें आएंगी, जिंदा रहना और जीना। जीने के अर्थ में इसी में जब हम सर्व की बात कर पाते हैं, सर्व शुभ, इसमें जिंदा रहना फिर समा ही रहेगा, अपना भी और सबका। ये स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। बढ़िया। तो लास्ट में तो फिर वो था, यथार्थ दर्शन के बिना मानवीय विचार नहीं है, 106 नंबर, पेज नंबर। और मानवीय विचार के बिना मानवीय कार्य और व्यवहार में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और उसके बिना एक सूत्रता नहीं हो सकती, और वैसा नहीं होगा तो निर्विरोधता नहीं हो सकती, और निर्विरोधता नहीं होगी तो निर्विरोधपूर्ण समाज नहीं बनेगा, और यदि ऐसा नहीं होता है तो सहअस्तित्व, और सहअस्तित्व नहीं होगा तो समाधान और समृद्धि का प्रमाण नहीं है, और समाधान समृद्धि नहीं है तो स्वर्गीयता माने सुख का प्रमाण नहीं है, और उसके बिना विवेक व विज्ञानपूर्ण अध्ययन, विवेक व विज्ञानपूर्ण अध्ययन के बिना यथार्थ दर्शन का प्रमाण नहीं है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, एक यथार्थ दर्शन से शुरू कर रहे हैं। जब किसी एक को यथार्थ दर्शन हो गया, है ना, जिससे मानवीय विचार हुआ, जिससे मानवीय कार्य व्यवहार में प्रवृत्ति होगी, जिससे एक सूत्रता होगी, और फिर उससे निर्विरोधता होते होते कैसे वो सब तक पहुँचेगी। ऐसा साइक्लिक लूप है जिसमें एक से ब्रेक थ्रू होता है, फिर वो दूसरे तक पहुंचता है।
बढ़िया, हाँ जी। हाँ, अब अपन इसमें कोई क्वेरी हो तो ले सकते हैं। स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। हाँ, आया ना। स्वार्थ अर्थ या काम के भेद से है, परार्थ व्यवहार धर्म और अर्थ की। नहीं नहीं, इसके भी ऊपर चल। हाँ। 104 नंबर पेज में सेकंड लास्ट। ठीक है, नैतिक एवं अनैतिक। हाँ, तो इसमें तो स्व स्व जहाँ आ रहा है वो तो स्वार्थ हो गया, वो स्वार्थ हो गया। और उसके बाद वो परमार्थ है कि परार्थ है? नहीं, ये तो परमार्थ है। जहां सर्वजन आ गया वो परमार्थ। नहीं, नई किताब में परार्थ है, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया लिखा ऊपर के जीने के धरातल पे जब तक नहीं आएंगे, हाँ, जिंदा रहने के धरातल पे तो परार्थ ही होगा ना। नहीं, जिंदा पे परार्थ होगा। यदि जिंदा कर रहे हैं तो परार्थ है। देखो यहां पर आ रहा है, देखो 105 में पढ़ो, 105 नंबर पे 4th बुलेट। स्वजन वस्तु व सेवा को महत्वपूर्ण और अन्य को गौण समझने वाली प्रवृत्ति की स्वार्थ संज्ञा है। इसी प्रकार परजन वस्तु व सेवा में अधिक महत्व का अनुमान करने वाली प्रवृत्ति व प्रयास को परार्थ है ना। और परमार्थ में सर्वजन है, परजन की जगह सर्वजन। तो यदि उसमें परार्थ आया तो उसको परमार्थ कर लें। सर्वजन की जहां बात आ रही है वो परमार्थ है। यदि नई किताब में सर्वजन, सर्ववर्ग, सर्वजाति, सर्वमन, सर्व संप्रदाय, सर्वपक्ष और सर्व भाषा भेद यदि आया है, वो परार्थ आया तो वो परमार्थ है। हाँ, से परार्थ। हाँ हाँ, लौकिक में परार्थ और स्वार्थ रहेगा जिंदा रहने में। लौकिक में परार्थ और स्वार्थ है, और जीने में फिर परमार्थ है। पारलौकिक में परमार्थ है, बिल्कुल। पारलौकिक में जीना। हाँ जी, हाँ, सर्वजन के अर्थ में आ रहा है तो परमार्थ। हाँ, केवल जिंदा पे रहेगा, वो आ ही नहीं पाएगा सर्वजन। जिंदा रहने में सर्व तक पहुंच ही नहीं पाता आदमी। वो लिमिट में ही आना पड़ेगा, क्योंकि शरीर माना है ना, तो कैसे वो सबको स्वीकार ही नहीं पाता है। सबको स्वीकारने का हाथ ही, वो सूत्र ही हाथ नहीं लगता है। उस सर्व का सूत्र हाथ में लगेगा तो आपको जीवन तक पहुंचना ही पड़ेगा, सच्चाइयों को समझना पड़ेगा। बढ़िया। ये ऐष्णात्रय है, हाँ हाँ, तो वित्तीयष्णा, पुत्रीष्णा, लोकेष्णा। मानवीय विषय है। मानवीय विषय है, तो इससे तो ये तो पॉजिटिव है ना। बिल्कुल पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सहित किया गया व्यवहार सबीज के अर्थ में, फिर से और बोलिए। ऐष्णा मुक्त विचार निर्बीज के रूप में, ऐसा लिखा ऐष्णा मुक्त में दिव्य मानव पद जो है। नहीं, मुक्त क्यों, वो तो पॉजिटिव है। पुत्तेष्णा ना, वित्तेष्णा बहुत- रहना चाहिए ना। बहुत बढ़िया, गुड। तो क्या हो रहा है, वहीं पे परार्थ के नीचे। देखो भैया का ये कहना है कि अमानवीय विषय में तो हम कह रहे हैं आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, और मानवीय विषय में है वित्तेष्णा, पुत्तेष्णा और लोकेष्णा। और ऐष्णा मुक्त जिसको कह रहे हैं उसको दिव्य मानव कह रहे हैं। देव मानव लोकेष्णा युक्त है, और दिव्य मानव ऐष्णा मुक्त है ना। तो सिद्धांत है, जैसे मैंने बताया ना, जिम्मेदारी की तृप्ति ही जिम्मेदारी से मुक्ति है। ऐष्णा की तृप्ति ही ऐष्णा से मुक्ति है। ऐष्णाएं तृप्त हो गई। अब लेवल पर एक बार काम हो गया उस, तो लोकेष्णा का हैंड ओवर होता है। क्योंकि क्या हो रहा है, लोकेष्णा का मतलब है मेरा यश, मैं एक अच्छा आदमी हूँ, व्यवस्था के अर्थ में काम करता हूँ, इसकी पहचान होनी। क्यों? जिससे दूसरों में अच्छाइयों के लिए प्रेरणा हो, है ना। जैसे अभी बेवकूफ़ियों की प्रेरणा है, अच्छाइयों के प्रेरक के रूप में पहचान है। लेकिन क्या हो रहा है कि वो कई लोगों को खड़ा कर दे रहा है ऐसी पहचान वाले, तो यश का ट्रांसफर है। जरूरत ही नहीं रही फिर लोकेशना की हाँ, उसके बाद। हाँ, क्योंकि हैंड ओवर करना है, ये मुद्दा है। तो अपनी तृप्त होकर के, तृप्ति का इतना ही मतलब है कि धरती पर व्यवस्था कई और लोगों को अपने योग्य बना दिया, इसलिए वो मुक्त हो गया। ऐष्णाओं की तृप्ति ही ऐष्णाओं की मुक्ति है, छोड़ना नहीं है। क्या गजब गजब डेफिनेशन है, बढ़िया। तो मुझे लगता है 1 से 6 से लेके 107 पेज से
119 तक, 118 तक, बल्कि 11 पेज, 107 से 118, 2 अध्याय आ रहे हैं इसमें। एक 107 से 118 पुरानी बुक में, मतलब जो छोटी बुक है, पेज नंबर 107 से 1, क्लेश मुक्ति एंड योग, चैप्टर नंबर 10 एंड 11। अभी कितने बज रहे हैं? 4। हाँ तो ठीक है, बढ़िया, अब तो स्पीड ठीक ही है। भैया हाँ जी। वो 8 अध्याय में हाँ ऊपर से तीसरी अनुभूति, हाँ जी, पद का निर्णय। हाँ हाँ तो ये थोड़ी सी और स्पष्ट। हाँ, देखिए पद, यदि हम अवस्थाओं के रूप में देखेंगे तो 4 ही पद हैं, लेकिन पद अनंत अनंत हैं। माने लोहा भी एक पद है, सोना भी एक पद है, पद के रूप में। पदार्थ अवस्था के रूप में वो एक ही अवस्था है, पद के रूप में अलग अलग है। नीम अलग है ना, केला अलग है, जामुन अलग है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो उनके गुणों के अनुपात है, अनुपात भी उसमें प्ले कर रहा है, फिर अनुपात, इसलिए लिखा है। ओके, फिर उसमें निहित बल और शक्ति से हो रहा है, उसमें हाँ। बल और शक्ति अलग अलग है। 5वीं में आकार, आयतन और घनत्व के भेद से के रूप। का। बढ़िया, रूप रूप क्लियर है ना, आकार आयतन घन, इसी में है कि वो शब्द वाले पे था। हाँ, जो कल हम आपसे पूछे थे, हाँ, हाँ। तो वो तो जैसा मैं समझ रही थी वैसा ही बिल्कुल बताया ठीक था। है। फिर उसके ही नीचे है नियम एवं प्रक्रिया पूर्वक सिद्धि। हाँ, सिद्ध सिद्धि की अर्थ संज्ञा। अर्थ माने जो हम धनोपार्जन कर रहे हैं, वस्तुओं को कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कपड़ा बना लिया, तो हमने क्या किया, कपास से नियम एवं प्रक्रिया पूर्वक इसमें सिद्ध सिद्धि कर दी, वो अर्थ है। माने इसको इस रूप में बना दी जो मानव के उपयोगी हो गया, ओके, है ना। जैसे ये लकड़ी, सिद्ध और सिद्धि। हाँ थोड़ी- हाँ, जैसे हमने ये टेबल बना दी, है ना, तो नियम और प्रक्रिया पूर्वक, है ना, सिद्ध सिद्धि की अर्थ संज्ञा, ये अर्थ में कन्वर्ट कर दिया हमने लकड़ी को। कला उपयोगी, ये सिद्धि है बेसिकली भौतिक जगत में। आसान काम नहीं है ऐसे कन्वर्ट करना। हम लोग जितना ढोकला फाफड़ा खाकड़ा बना रहे हैं, इतना माने इसमें जो मानव जाति ने उसमें सिद्धि पाई है, माने उसको हासिल, उसको प्रूव कर दिया है। इतने आप थेपले को इतने दिन तक के लिए स्टोर कर लेते हो, अचार को बना लेते हो, मुरब्बा को, माने जो चीज़ आपके लिए नहीं तो खराब हो जाएगी वो 3 महीने में, उसको कैसे समय को बचा के रखना है, उसको, इन सब में हमने सिद्धि हासिल की है मानव जाति ने, अर्थ को बनाए रखने में। हाँ, और शुरुआत में तो बिल्कुल। हाँ, ठीक है, तो आगे पढ़ाई। बड़ा बड़ा शांति शांति सी लग रही एकदम, सब कुछ समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ जी, पेज नंबर, नई बुक में चैप्टर नंबर 9। समस्त जड़ क्रिया में परमाणु को क्रियाशील पाया जाता है। हाँ, तो सारी जड़ क्रिया के मूल में परमाणु ही है। परमाणु कहाँ पर है स्वतंत्रता है? परमाणु समूह के रूप में अथवा संगठित रूप में क्रियाशील मध्यांश तथा आश्रित अंशों सहित क्रिया के रूप में परिलक्षित होता है। इसलिए ज्ञात होता है कि जड़ पदार्थ में क्रियाशीलता स्वतंत्र है। हाँ, माने जो उनकी जो क्रियाशीलता है वो कहीं बाहर से सोर्स नहीं है, उसका व्यापक ही उसका सोर्स है। इस अर्थ में वो परतंत्र नहीं है। स्वतंत्र, क्रियाशीलता स्वतंत्र है का मतलब कि उसकी क्रिया का कारण, परमाणु में जो अंशों में जो क्रियाशीलता है, जो उसमें घूमने का कारण, ऐसा नहीं कि अभी देखो बिग बैंग जहाँ फंसा है, आप क्यों क्रियाशील हो, माने ऐसा उसको लगता है हमने दूसरे ने धक्का दिया इसलिए क्रियाशील है। वो जिसने धक्का दिया वो क्यों क्रियाशील है, तो उसको किसी और ने धक्का दिया। तो धक्का, तो पहला धक्का कहाँ से आया, तो बोले एक बार बिग बैंग हुआ। तो बोले बिग बैंग होने के लिए कौन से धक्का था, बोले टाइम इज जीरो, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। नहीं कह रहा है ईश्वर, जैसे इसको ईश्वर इसने बनाया, उसको उसने बनाया, उसको उसने बनाया, फाइनली ईश्वर ने बनाया। ईश्वर को किसने बनाया, तो अध्यात्म कह रहा है ये क्वेश्चन ठीक नहीं है तुम्हारा।
ऐसे ही बिग बैंग में भी T=0 बोल के दिस क्वेश्चन इज नॉट राइट। तो बाबा कह रहे हैं कि जब अस्तित्व का अध्ययन किया तो ये पता लगा है कि क्रियाशीलता स्वतंत्र है, वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, बल्कि जो जहां पाया जा रहा है वही उसका वैसा होने का कारण है। तो हर इकाई निरंतर स्पेस में पाई जा रही है और क्रियाशील है। इससे पता लगता है कि स्पेस ही उसके ऐसा क्रियाशीलता का कारण है। इसलिए कहा कि व्यापक साम्य ऊर्जा के रूप में है। हाँ, साम्य ऊर्जा में होने से ऊर्जित है, इसलिए स्वतंत्र रूप में क्रियाशील है। नहीं बट पकड़ो पकड़ो, तो मैं अच्छा पकड़ में फिर से बोलता हूं। जैसे है? नहीं व्यापक में, क्योंकि व्यापक कोई क्रिया नहीं है कि वो बांध रहा है उसको, परतंत्रता नहीं हो रही। जैसे आप यदि प्रिय चीजों पे आप सुख को ढूंढने लग गए, जैसे आपको रसगुल्ले में मजा आने लगा, यहां परतंत्रता कह रहे, क्यों? क्योंकि आपको रसगुल्ला कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन व्यापक साम रूप से हर समय उपलब्ध है समान रूप से, इसलिए उसने परतंत्र, वो तो उपलब्धि है आपको। परतंत्रता कब होती? जब वो कभी उपलब्ध है और आपको प्रयास पूर्वक उपलब्ध करना है उसको। जो चीज आपको निरंतर उपलब्ध है इसलिए वो परतंत्रता नहीं हो रही इस पर। हाँ, क्योंकि आपको हर समय उपलब्ध, आप तो उसी में डूबे भीगे घिरे हो। इसलिए उसमें सूत्र आया था कि ज्ञानी व्यक्ति को पदार्थ से दूर भी ले जाओ और उसमें ज्ञान बना रहता है। क्यों? ऐसा नहीं कि ज्ञान छूट गया, इसलिए परतंत्रता नहीं है, इसलिए स्वतंत्रता, क्योंकि वो हर समय आप चाह करके भी उससे बाहर नहीं जा पा रहे, आपको हर समय उपलब्ध है, इसलिए उसमें परतंत्रता साबित नहीं हो रही। जबकि शरीर से सुख को ढूंढ रहा हूं, ये परतंत्रता है। हमें डर बनाया कि 80 की उम्र में छूट जाएगा, 90 की उम्र में छूट जाएगा। तो जहां पे वियोग संभव है, इसीलिए लिखा कि जो परिणामवादी है उसका सुख क्षणिक है, अतः उसमें भय बना हुआ है। लेकिन जो नित्यवादी है, जो आपको हर समय उपलब्ध है, जिससे आप चाहे के भी नहीं छूट सकते, इसलिए उस पर परतंत्रता नहीं है, चाहती नहीं हो पाती है, इसलिए परतंत्रता नहीं है। आप इसलिए स्वतंत्र हैं, उस अर्थ में क्रियाशीलता स्वतंत्र है। हाँ हाँ, अरे तो मुझे लगता है पेज वाइज रन थ्रू ही करना पड़ेगा, मैं तो सोच रहा था थोड़ा जल्दी करके कुछ समय हाँ जी बताइए बताइए। बट ये क्लियर हुआ कि नहीं ऋषिकेश भाई? बहुत ब्यूटीफुल सिद्धांत है। जैसे आप देखो ना, ये क्रिया कर रहा है, इसका टुकड़ा किया, इसको भी देखते गए, लास्ट में देखते गए, तो यार ये देखा, ये लास्ट में जो परमाणु अंश से घूमे जा रहा है, ये क्यों घूम रहा है? तो ये पता चला यार, जो जिस अवस्था में पाया जा रहा है, हिमांशु तुम्हें भी अच्छा लगेगा ये तर्क, जो जिस जहां पाया जा रहा है वही उसका वैसा होने का कारण है। तो हर इकाई शून्य में पाई जा रही है और क्रियाशील है, इससे पता लग रहा शून्य में होना ही इसके क्रियाशीलता का कारण है, इसलिए व्यापक ही इसके क्रियाशील होने का कारण है। ये पकड़ में आ रहा है, और उसमें वो स्वतंत्र है क्योंकि वो निरंतर उपलब्ध है। हाँ जी, जो जहां पाया जा रहा है वही उसका वैसा होने का कारण है, उसका वैसा होने का। जैसे एक इकाई घूमती हुई पाई जा रही लगातार, है ना, तो कहां पाई जा रही है? वो स्पेस में पाई जा रही है और घूमी जा रही है, माने क्रियाशील है। तो इसका मतलब वो उसका वैसा होना ही उसका कारण है क्रियाशीलता का। तो स्पेस में होने मात्र से क्रियाशीलता है, ये पकड़ में आ रहा है। हाँ और क्या, तो हर एक इकाई के लिए प्राप्त है ना, वो तो एक के लिए जो वो नियम सबके लिए है। और क्या, फिर परस्परता में आदान प्रदान हो रहा है, बेसिक मूल में स्वतंत्रता है। जैसे मैं सुखधर्मी हूं, क्रिया में स्वतंत्र है, चाहत जो मान, देखिए वो अपन कर परमाणु मूल रूप में, तो जैसे धरती भी स्वतंत्र पाई जा रही है ना, क्रियाशील है, ये स्वतंत्र है। अब जो उसमें प्रकटन हो रहा है, आप तो परतंत्र हो ना अपने सुख के लिए, अपनी बीवी बच्चों पर नहीं हो, कपड़े चाहिए, खाने पर, ऐसा है। ज्ञान पूर्वक इससे स्वतंत्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बीवी बच्चों पर निर्भर नहीं रहते सुख के लिए। सुख के लिए आत्मनिर्भर हो जाता है आदमी अनुभव के बाद। तो फिर क्या संबंध है? तो सुखी होने के लिए संबंध नहीं है, परस्परता पूर्वक अगली जनरेशन के सुख, अपने सुख को प्रमाणित करने के लिए संबंध है। अभी हम उल्टा पकड़े हुए हैं,
हमें लगता है यार मैं सुखी, तो मैं तुमसे सुखी के लिए नहीं जुड़ा, तो फिर मैं क्यों जुड़ा हूं? ये उत्तर नहीं आ रहा है हमारे पास, क्योंकि अभी तो हम सुख के लिए लटके हुए हैं। तो सुख पूर्वक दो सुख सुख, हाँ, है ना, अगली परंपरा को सुख जीने के लिए जुड़ी हुई है, सुख को प्रमाणित करने के अर्थ में है ना। अभी हमें लगता है हम सुख के उस अर्थ में जुड़े हुए हैं, तो फाइनली सुख को प्रमाणित करने के अर्थ में, साथ में सुखी होने के अर्थ में, फाइनली सुख को प्रमाणित करने के अर्थ में। एक और क्वेश्चन है। हाँ कर्तव्य और दायित्व, हाँ, दोनों में फर्क क्या है? और समस्त कर्तव्य संबंध एवं संपर्क की सीमा तक ही है। हाँ, तो सारे कर्तव्य और दायित्व जो हैं वो संपर्क और संबंध में ही निर्वाह होंगे। माने या तो मैं मानव के साथ संपर्क है या संबंध है ना। तो दायित्व है, जैसे अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी को करें, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अकाउंटेबिलिटी है। तो जैसे आपका अपने बच्चे का माता पिता अभिभावक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि इनमें समझ भी आ जाए, माने व्यवहार में सामाजिक भी हो जाएं, और ये अपने पैरों पे खड़े होने लायक हो जाए, माने स्वावलंबी हो जाएं। ये दोनों ही चाहत हर अभिभावक में अपने बच्चे के प्रति बनी हुई है, संस्कारित भी हो जाए और स्वावलंबी भी हो जाए। अब इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए हो सकता है वो टीचर के पास भेजता है, तो दायित्व की जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, कर्तव्य निर्वाह कई लोगों के द्वारा हो सकता है। ये अंतर है दोनों में। हाँ जी, आपने अभी एक बड़ी समस्या सॉल्व कर दी। क्या बात है। अभी क्या है कि इनका योगा कर रही हैं बीए, तो हरिद्वार जाना था इनको, और ये अकेले नहीं जाना चाहती थी और मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि अपनी जिम्मेदारी इधर निभाना चाहता था। ठीक बात। अभी आपने कहा कि हर इकाई अपने सुख के लिए पति पत्नी पर निर्भर नहीं है ना। इनको लगा कि अब मैं भी स्वतंत्र हूँ, मैं अकेले जाऊंगी, अब मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहेंगी। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, अभी हम टंगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे साथ शादी की, तुम मेरे को सुखी रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे भाई, तुम्हारी जिम्मेदारी कहां से हो गई? सुखी रहना अपनी अपनी जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल नहीं है व्यक्तिवादी। पूरा अब आधा सेंटेंस सुनेंगे तो आगे का सुनो। सुख को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी परस्पर है। हाँ हाँ, नहीं वो आशय कुछ भी जाए, लेकिन उसको पूरा संपूर्णता में पकड़ना पड़ेगा ना। फिर भाई सुखी होकर के करेगा क्या? सुख को प्रमाणित परंपरा में करता है ना। तो सुख को प्रमाणित करने के लिए सारे संबंध हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, तो एक बच्चा अपेक्षा करता है वो ठीक है, अगली परंपरा को माने जो बड़ील लोगों से उसकी अपेक्षा ठीक है, अभिभावकों से, कि वो सुख के लिए उसके लिए प्रेरक रहेंगे, मार्गदर्शक रहेंगे, अभिभावक रहेंगे। हम एक एज के बाद एक दूसरे पर जो लद रहे हैं, ये गड़बड़ है। तो ये एक घटना उसके लिए नहीं हो रही कि जो 2 साल का बच्चा है उसको नहीं हम कह रहे कि तुम अपने कपड़े खुद की जुगाड़ करो, है ना। तो जो सुख में और समृद्धि में, समाधान और समृद्धि में जो अवलंबन है, उसकी एक उम्र है ना, जिसको अपन 18-20 साल कह रहे हैं लगभग। तो उतने तक ज्ञान संपन्न हो जाना है परंपरा के द्वारा। अभी दिक्कत क्या हो गई कि 60 की उम्र में भी हम एक दूसरे पर लटक रहे हैं। हाँ, क्यों? उसका कारण ये कि भाई हमारे ही भरा ही नहीं, तो क्या करें। तो वो कई बार लगता है वो कटोरा लेके दोनों घूम रहे हैं। तुम कुछ तो सम्मान मुझे करो यार, देखो मैंने कितना काम किया। वो कहता तुम मेरी अप्रिसिएशन करो तो मैं एक तुम्हारा भी करूं, 4 तुम मेरे करो। तो हम दोनों ही सम्मानित महसूस नहीं कर रहे हैं और एक दूसरे की सम्मान की अपेक्षा कर रहे हैं। जो किसी के पास नहीं है वो दे कैसे? तो अब कटोरा लेके घूम रहा है, कौन किसको सम्मान करे, दे, अपने पास है ही नहीं वस्तु। तो ये अकेले वो नहीं है, इसमें सही अर्थों में जुड़ाव है इसमें। हाँ ना, हाँ, तो इसको बार बार जांचना पड़ेगा। नहीं तो हम वो क्यों आता है? क्योंकि हमारा व्यक्तिवादी मॉडल है। तो देखिए बहुत बढ़िया, उसमें क्यों आ रहा है ये? अभी तक हमने अनुभव या मोक्ष को परम उपलब्धि माना है और हमें लगता है मोक्ष हो गया, काम खत्म, है ना। जबकि यहाँ क्या कह रहे हैं
मोक्ष जीने की योग्यता की प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जीना शुरू है, और हमारे अनुसार मोक्ष अंतिम उपलब्धि है, जबकि यहां कह रहे हैं मोक्ष होने के बाद आदमी जीना शुरू करता है। क्वालिफिकेशन है जीने के लिए मोक्ष, ब्रह्म मुक्ति, अंतिम उपलब्धि नहीं है। जब अंतिम उपलब्धि मानते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, फिर हमें लगता है अब काम ही नहीं बचा हमारे पास, हम तो सुखी हो गए जी। सुखी होने के बाद तो काम शुरू हो रहा है आदमी का, उसके पहले शिक्षा है उसके लिए जो सुखी करती है, तो सुखी होने के बाद आदमी का जीना शुरू है। सुख अंतिम उपलब्धि नहीं है आदमी की, सुख को परंपरा में प्रमाणित कर देना उसकी उपलब्धि है। हाँ, विश्राम पूर्व, हम विश्राम को यदि अंतिम उपलब्धि मानते तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वो अटक रहा है। हम आचरण पूर्णता को पहचान ही नहीं रहे, अब तो जीना शुरू हो रहा है। सुखी होने के बाद जीने की शुरुआत है। सुख मेरी अंतिम उपलब्धि नहीं है, सुख मेरी प्री रिक्विजिट है जीने के लिए। हाँ, और क्या, शिक्षा के होते होते मोक्षगामी हो गए अपन, उसके बाद जीना शुरू कर रहे हैं, मोक्ष को प्रमाणित कर रहे हैं जीने में। हाँ हाँ, भ्रम से मुक्ति मोक्ष है, उसी का मतलब शिक्षा है, भ्रम से मुक्त कर दे। अपन कह भी रहे हैं विद्या सा विमुक्त है, हम सूत्र तो यूज कर ही रहे हैं, विद्या सा विमुक्त है, ज्ञान वो है जो मुक्त कर दे है। ज्ञान अभी फंसा दे रहा है कामोन्माद, लोभोन्माद, भोगोन्माद में। इसीलिए कई बार लगता है सामान्य आदमी अच्छे से जी रहा है, पढ़े लिखे ज्यादा परेशान घूम रहे हैं, मतलब संबंधों में यदि देखने जाएंगे तो। हाँ, अभी जितना पढ़ते जा रहे हैं हमें लगता है यार हमारे दादा दादी इससे अच्छे थे, मतलब एक अंश में, किसी उसमें, पूरी तरह तो नहीं है वो। बढ़िया, अच्छी बातें आ रही, मतलब मैं सोच हो गया चैप्टर, बट हाँ चलो। ये स्पष्टता पूर्वक प्रसारित संकेतानुसरण से ही एक सूत्रता व जागृति है। पेज नंबर बताओ। नई किताब में तो 70 है। 70, नई किताब में 70। पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो तो दिख जाएगा। पेज नंबर 103, सेकंड लास्ट बुलेट। स्पष्टता पूर्वक प्रसारित संकेतानुसरण से ही एक सूत्रता और जागृति है। बिल्कुल ठीक है। तो जो जागृत व्यक्ति है, जब वो स्पष्टता पूर्वक संकेतों को प्रसारित कर रहा है, माने ये जो भी शास्त्र लिखे हैं, उद्घाटित किए हैं जीने से, है ना, उससे एक सूत्रता और जागृति है, अन्यथा से भ्रम हो जाता है। ये अनुसरण और अनुकरण में क्या भेद है? अनुसरण और अनुकरण। तो अनुकरण है जिसको हम, जो वो कर रहा है वैसा कर रहा हूं। अभी दोनों शब्दों को एक बार उसमें परिभाषा में देखना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले जो जर्नी है किसी बच्चे की, वो है आज्ञा पालन, फिर शायद अनुसरण है या अनुकरण होगा, दो में से एक है। एक अनुकरण है, एक अनुसरण है, फिर अनुशासन है, और फिर स्वानुशासन है। ऐसे जर्नी है बच्चे की, देखेंगे तो क्या हो रहा है, पहले आज्ञा पालन से शुरू करता है कोई भी बच्चा। शुरू में आप पाएंगे कि अब हम जो भी बोलते हैं उसको वो करते हैं। फिर अनुकरण करता है, मतलब जैसे आप कर रहे हो ना, आप सुबह सुबह घंटी बजाते तो वो भी बजाएगा, आप मंदिर जाते तो बच्चा भी उंगली पकड़ के मंदिर जाएगा। फिर एक समय के बाद वो क्वेश्चन करना शुरू करता है कि ऐसा क्यों करते हो आप, है ना। जैसे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं ना मंदिर जाना, चूंकि सब लोग मंदिर, तो मैं भी जाता था। फिर पूछना शुरू किया कि मंदिर क्यों जाते हो, तो पता लगा मंदिर जाने से शांति रहती है ना, ऐसा उत्तर आया। फिर मैंने नोटिस किया कि यार जो बहुत सारी महिलाएं, पुरुष जो हैं, वो मंदिर एक 1-1.5 घंटे आते हैं और घर में आते ही एकदम लड़ाई चालू हो जाती है। अभी तक खाना नहीं बना, वो सास लौटेगी, बहू ने बनाया नहीं जब तक, या कुछ हो गया किसी दिन लेट, तो रोज तो नहीं बट कभी कभी लड़ाई हो जाए। मैंने कहा आप तो कह रहे थे शांति मिलती है इससे, तो शांति तो दिख नहीं रही, है ना। तो यहां से बच्चा सवाल करना शुरू कर रहा है। तो अनुकरण, या दो में से एक देख लो, अनुसरण पहले के अनुकरण। परिभाषा संहिता में ये है। हाँ, अनुकरण मतलब पहले अनुकरण फिर अनुसरण। हाँ, तो अनुसरण करने के लिए उसको ज्ञान पक्ष चाहिए। अब अनुकरण इसमें है संप्रेषणा के रूप में किया गया मानसिक, कायिक व वाचिक क्रियाओं को दोहराना। हाँ हाँ। और अनुसरण है
जिस सक्रियता में अनुशासित होने की क्षमता समाहित है हाँ, उसे तो इसमें अनुसरण- इसमें अभी वो उसको क्यों का उत्तर पूछने लगा, वहाँ पे दोहरा रहा था। जो पेरेंट्स करते हैं, जैसे अब ऐसे चलते हैं तो आप देख लोगे वो बच्चा भी ऐसे चल रहा है ना, तो ये अनुकरण है। लेकिन वो पूछेगा एक दिन, आप ऐसे क्यों चलते हो, है ना, आप ऐसा क्यों करते हो? ऐसा नहीं, हमें लगता है वो क्वेश्चन कर रहा है, हमें क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो आपसे इंडिपेंडेंट होकर उस क्रिया को कर सके इसके लिए उसका जानना चाहता है वो। हाँ, वो अनुसरण है। कॉपिंग, हाँ, वो अनुकरण है ना। तो नकल और नकल विद अक्ल। बस बस बस, नकल में अकल पूर्वक नकल, है ना, कम से कम। तो क्योंकि प्रगति तो ऐसे ही होगी। अब वो गजनी में उसने ऐसे करवा लिया, कुछ भी लिखवा लिया, वो तो करोड़ों रुपए के चक्कर में लिखवा रहा है बेचारा, और यहाँ पे पता लगा ऐसे ही लिखवा के घूम रहे हैं लोग बाग। क्यों लिखवाए पूछ ही नहीं रहे, तुम क्या को लिखवा के घूम रहे, तुम्हारी याददाश्त चली गई क्या, है ना। तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम अनुसरण में भी नहीं आए, उम्र बढ़ गई है भले ही, अनुकरण में ही चल रहे हैं। तो उसके बाद अनुसरण है, फिर अनुशासन। अनुशासित होने के लिए वो अनुकरण करना चाहता है, पूछना चाहता है। उसके बाद स्वानुशासन है, मतलब स्वयं स्फूर्त समझ आ गई, इसको स्वतंत्रता कह रहे हैं, आत्म या अनुभव संपन्न। उसके पहले की ये प्रक्रिया है। बढ़िया। इसको वैसे पूरा समझने के लिए तो 2-3 बार और हाँ, पढ़ेंगे। इसीलिए अभी 2-3 शब्द मुझे अच्छे लगे इसमें। हाँ हाँ, बताओ बताओ। एक तो लोकेशना, पुत्रेशना और वित्तेशना। हाँ, अभी के हिसाब से मनुष्य जो है वो वित्तेशना, वित्त की इच्छा रखता है, हाँ, पुत्र की इच्छा रखता है, यश की, लोकप्रियता की इच्छा रखता है, नाम की इच्छा रखता है। सही बात है। तो मनुष्य तो लगा है इच्छा पूर्ति में, हाँ, और संत उसको बोलते हैं जो इच्छा मुक्ति, मतलब जिसको इसी इच्छा नहीं है, न पुत्र चाहिए, न नाम चाहिए, न पैसा चाहिए। आज की परिभाषा ना। सही बात है। आदरणीय नागराज जी ने इसको बढ़िया कर दिया, इसको कि पूरी तो करो लेकिन पूर्णता के लिए उपयोग कर लो, उसका सदुपयोग कर लो, बस समाधान के लिए, सृष्टि के लिए, आप अखंड समाज के लिए सार्वभौम व्यवस्था कर लो। बस। तो धन से कोई दिक्कत नहीं है, धन कोई समस्या नहीं है भाई, उसका तो सदुपयोग। इतने साल से वो परिभाषा वो बैठी हुई थी तो बड़ी मुश्किल से उसको बदला भी है। और बहुत आपका ये पॉइंट, क्योंकि नहीं तो हम इसको अभी अमानवीय माने हुए हैं। यार यश की कामना नहीं चाहिए। यदि अच्छे लोगों का यश नहीं होगा तो प्रेरणा कहां से आएगी समाज में? अच्छे लोगों का यश नहीं फैलेगा कि भाई जो अच्छे समाज में माने स्वावलंबन पूर्वक जीते हैं, परमार्थ पूर्वक जीते हैं, इनका यश होना होगा कि नहीं? इनकी सूचना दूसरों तक पहुंचेगी कि नहीं? इसका मतलब अच्छे लोगों को पैसा भी होना चाहिए, अच्छे लोगों क्यों का नाम भी होना चाहिए। और बिना अच्छे लोगों के पास, वो अच्छा ही नहीं है जिसके पास पैसा नहीं, अपना पेट नहीं भरेगा तो दूसरे से मांगेगा, वो दूसरों से मांगेगा, इसका मतलब ही परतंत्र है भाई, वो अब कुछ कर ही नहीं सकता। जागृति को प्रमाणित करने के लिए समृद्धि प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो संत जो भिक्षा लेते हैं वो अब उसकी बात छोड़ देते हैं। लक्ष्मण रेखा तो पता पड़े ना कहां तक सवाल कर सकते हैं यहाँ। ठीक, ओके। नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि वो स्वायत्त होना भैया, मैंने अधिकतर, मैं सबकी बात नहीं करता, मैंने अच्छे अच्छे संतों को देखा है जिनसे उनका पैसा आता है, उनको बोलना ही पड़ता है, उनको मंच देना पड़ता है, और जो देख रहे होते हैं उनमें यही प्रेरणा जाती है, ऐसा बनना है मुझे। हाँ नहीं, ऐसा ही है, अभी तो ऐसा ही है, अभी तो कह रहा हूं। तो लेकिन यदि वो सच्चाई की अर्थ में जुड़े हुए हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक सूत्रता की जरूरत है व्यवस्था के अर्थ में, के बिना व्यवस्था आएगी नहीं, जन बल के बिना व्यवस्था आएगी नहीं, यश बल के बिना व्यवस्था स्थापित ही नहीं होगी। जन बल, धन बल, यश बल तीनों चाहिए व्यवस्था के लिए, मानवीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। इसलिए अपन कह रहे थे सक्षम लोगों से ही कुछ उम्मीद है। हाँ, तो इसको ऐसा बैठाया दिमाग में, इच्छा पूर्ति और इच्छा मुक्ति की जगह इच्छा पूर्णता। इच्छा पूर्ण हो जाना, इच्छा की पूर्ति ही इच्छा मुक्ति है फाइनली। एक समय आपको लगेगा अब मेरे जैसे कई तैयार हो गए हैं, है ना, ये उसको काम को पूरा कर ले जाएंगे, यहां से इच्छा पूर्ति हो रही है। इच्छा की जो पूर्णता हो रही है वही इच्छा मुक्ति है। यदि आपको भरोसा नहीं आ रहा है, जैसे आपको एक समय ना आपको अपने बच्चे पे भरोसा आ जाएगा, उसी दिन आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, जिस दिन जिम्मेदारी वहन करने की योग्यता उसमें आ जाएगी। बहुत बारीक बात पर बहुत बढ़िया बात है। जिम्मेदारी को पूरी तरह निर्वाह कर देना ही जिम्मेदारी से मुक्ति है। इच्छा पूर्ण होने के बाद ही इच्छा मुक्ति होती है। उससे कम में नहीं हो सकती। उससे कम में हम तो विड्रॉल मोड में आ गए। वो विरक्ति है, मुक्ति नहीं है।
वो विरक्ति है, वो विरक्ति है। इसीलिए वो सूक्ष्म में इच्छा बनी रहती है, वो फिर वो परेशान करता रहता है मामला। ऐसी एक ये चीज पकड़ में आई अब जाके कि जिसमें निरंतर सुख नहीं है, क्षणिक सुख है, उसी से निरंतर सुख पाने के प्रयास को बंधन कहते हैं। यही बंधन है। बहुत बढ़िया। अब आशा विचार बंधन और ये इच्छा बंधन, आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन, हाँ, अब ये समझ में आ गया है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ठीक है। और पर वो अणुबंधन तो अलग है ना। अणुबंधन तो वो बंधन तो जोड़ने वाला ही है, वो तो पदार्थ में है। वो पदार्थ। अणुबंधन तो चैतन्य में है नहीं। अणुबंधन, अणुबंधन से तो अच्छा, मुक्त हुआ। हाँ, ओके, इसलिए वहां बंधन का मतलब जोड़ना ही है। वहां जोड़ना, हाँ, बस बस, बहुत बढ़िया। ऐसे ही देखो, पढ़ते पढ़ते क्या होता है, जब अपन पढ़ते हैं ना, कुछ कुछ क्लिक करता रहता है अपने में। बढ़िया, तो ग्रुप अध्ययन कर लें। 107 से 119 तक ना, 118 तक, हाँ, 2 चैप्टर हो जाएंगे। अपना टारगेट है कल 13 चैप्टर करते हैं, मतलब 133 जो 13 चैप्टर है, कम से कम हो जाएगा। खैर इतना अभी होगा अपना 107 से 113, नहीं 107 से 113, 107 से 118 तक पढ़ रहे हैं अभी अपन लोग, है ना। फिर अच्छा थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं। हाँ, हो जाएगा कल तो है ना अपने पास 119 से 129, 12 तो हो ही जाएगा कम से कम। 12-13 की संभावना है, 13 हो जाएगा, है ना। बढ़िया। बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे लास्ट शिविर में और इस शिविर में जो फ़र्क लगा वो मैं शेयर करूँगी। मुझे लास्ट टाइम से ज़्यादा ये शिविर ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा। जो थोड़े से चेंजेस हो गए कि हम लोग ग्रुप में पढ़ते हैं, फिर डिस्कशन होता है, और फिर अजय भैया थोड़ा सा उसमें और क्लैरिफाई कर देते हैं। वो पैटर्न से थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है इस बार। लास्ट टाइम सिर्फ हम अपने अपने में ही करके हो जाता था, तो वो थोड़ा सा कम लगा। उससे थोड़ी घर जाने के बाद स्लो भी हो गया। इस बार ऐसे लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा। और लास्ट टाइम जैसे मैंने पहले दिन भी शेयर किया था कि घर जाने के बाद बहुत कुछ सोचा था कि ये करना है वो करना है, पर नहीं कर पाई। इसके बाद जो परिचय शिविर फिर से किया रायपुर में, उससे बहुत ही फ़र्क पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीच बीच में एक आधा परिचय शिविर करना चाहिए, तो थोड़ा बूस्टिंग मिलता है। और आशा है कि अभी ये अपना ग्रुप ऐसे ही चलता रहे, और जैसे जैसे अभी गैप फिर से कम हो गई, जैसे अभी तो 1.5 महीने में हम लोग मिल रहे फिर से, तो आई होप और बेटर होते जाएगा। मुझे भी लगता है कि परिचय शिविर करना चाहिए, क्योंकि हमने मई में किया था परिचय शिविर, और उसके बाद अभी किया हमने दिसंबर में, तो 6 महीने में किया, तो बहुत उससे फ़ायदा हुआ। क्योंकि अभी परिचय, अध्ययन बिंदु और एक सत्र मानव व्यवहार दर्शन का, और फिर घर में भी पढ़ाई, और फिर वीडियो ऑडियो आपने बहुत सुने रहते, और फिर जब आप परिचय शिविर करते हो तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मतलब हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि क्योंकि फिर वो कोई सवाल पूछता है तो आपको बहुत सारे आंसर्स पता रहते हैं, फिर वो सोम भाई जब उसको बताते हैं वहाँ से, और फिर आपका आंसर मैच होता है, तो आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ता, अपने को लगता कि अपने सही समझ में आया।
तो लोग जब पूछते रहते तो बहुत सारे उत्तर तो हमारे भी बनते रहते। तो परिचय शिविर मुझे लगता सबने हमने 6 महीने में तो एक करना ही चाहिए। तो हम भी ट्राई करेंगे फिर से जब करेंगे। और जैसा आरती ने बताया ये शिविर की भी मतलब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड हुआ है ये पिछले बार से अभी, और ऐसा भी हमको लगा, मुझको लगा कि वो सुबह सोम भाई का सेशन, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई, फिर उस पर अजय भाई का वो विश्लेषण, फिर क्वेरीज, फिर से पढ़ाई, और फिर क्लोजिंग। मेरे को लगता है एक बार क्लोजिंग पे सोम भाई को बुलाना चाहिए रोज़, मतलब एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग कि दिन भर में आपके साथ बैठ के हमारा जो कुछ ये हुई प्रगति, उसका एक क्लोजिंग भी अगर नेक्स्ट इसमें अगर हुआ तो और बढ़िया हो जाएगा। मतलब अगर पता है कि लास्ट पीरियड में प्रिंसिपल सर आने वाले हैं तो और सिंसियरली पढ़ाई करें। फिर दूसरा संबंधों के तौर पे बहुत परिवार, अभी इस बार तो पूरा परिवार का फील एकदम ऐसा एंडोर्स हो गया कि सब परिवार है। अभी ऐसा कोई नहीं है कि जिसका नाम पता नहीं है। पिछले बार तक फिर भी कंफ्यूजन रहता था, रिवीजन करना पड़ता, अरे ये कौन है, ये उसका भाई है, ये उस अभी वो सब खत्म हो गया इस बार। अभी सबके नाम पता है, सबसे एक एक बार तो इंटरेक्शन 2-2 बार हो ही गया है, तो अभी एकदम परिवार जैसा लग रहा है इस बार। तीसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो ऐसा पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, और कोई तो भी ऐसा बड़ा इसका एक अपन भाग बन गए है, बड़ी कोई तो भी चीज़ है जो ऐसे उसमें अपन चल रहे हैं, और बड़े विषय की पीएचडी चालू है, उसकी वो गहराई और उसका डेप्थ और उसके वो पूरे अलग अलग एंगल, फिर कोई अलग एंगल से समझ रहा, कोई अलग एंगल से समझ रहा, अजय भाई अलग एंगल रख रहे सामने, फिर तो वो बड़ा एक मज़ा आ रहा कि वो हमने जो पढ़ाई की वो टाइम पे, तो उसमें तो मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ और फिर मैनेजमेंट किया एमबीए, तो वो तो सिर्फ एग्ज़ाम के 1 महीना पहले पढ़ो आप पास हो जाते, 2 महीना पहले पढ़ो अच्छे मार्क्स आते, और 3 महीना पहले पढ़ो तो आप तो मेरिट ही आ जाते। तो वो इस टाइप का पूरा वो स्ट्रक्चर था एजुकेशन सिस्टम में। तो साल भर तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ा ज़िंदगी में, और साल भर पढ़ के तो और ही मेरे को लगता टाइम वेस्ट ही है। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कितना अपन पढ़े और कितना नहीं, तो जितना टाइम डाल सकते उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। हम जैसा कॉलेज में पढ़ते थे तो 2 घंटा पढ़े और 2 घंटा टाइम पास करते थे, अभी ऐसा लगता कि 4 घंटे भी निकल जाते पर वो ऐसा लगता नहीं कि हम बोर हो गए, या अभी ऐसा लगता कि और आधा घंटा कर ही सकते। तो वो एक बड़ा सुंदर अनुभव है मेहनत करने का, श्रम करने का। अदरवाइज ऐसा डेली लाइफ में ऐसा बहुत श्रम वाला विषय तो वो सिर्फ एक्सरसाइज में ही श्रम होता है, आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, बाकी तो कोई श्रम लगता ही नहीं जीवन में। अभी इसमें मई महीने से रियली लग रहा है कि अपन कुछ तो भी श्रम कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, इससे अपना एक वो भी अनुभव ये पिछले शिविर से अभी तक के इसमें आया है। तो बस बाकी तो शेयरिंग, अब हम एक दूसरे को इतना जानते, सबको अपना सबके बारे में पता ही है, तो ये जर्नी के बारे में ही थोड़ा फीडबैक जैसा एक बता दिया। हाँ, अभी जब मैं ये ग्रुप के साथ बैठी थी तो मुझे एक थोड़ा सुझाव देने की इच्छा हो रही है कि जैसे हमारे ग्रुप्स फिक्स्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इंटरचेंज करना चाहिए, कभी एक आध दिन या कोई एक सत्र, कोई 4-5 लोग इधर से, क्योंकि जैसे हम सिर्फ लेडीज़ अभी बैठे थे तो अलग टाइप का उसमें से एक्सप्लेनेशन निकलता है, तो मुझे अच्छा लगा। जैसे यही 10 लोग बैठ रहे हैं, यही 10 लोग बैठ रहे हैं, तो कभी एक आध सेशन के लिए इधर चले गए, उधर चले गए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो जिसको जैसे लगा कि आज मैं इधर जाके बैठता हूँ तो क्योंकि हानि तो होने नहीं है, मिलने वाला है ज्ञान, तो वो ठीक रहेगा आई गेस। हाँ, तो अभी बस अभी अच्छा लग रहा कि 1.5 महीने में, इस बार थोड़ा लंबा हो गया था 3 महीने, 1.5-2 महीना ठीक है। भैया बता रहे थे उसी तरह हम इसमें जितना टाइम लगाएंगे ना तो आगे आगे अपना उत्सव बढ़ता जाता है और अपना आउटपुट ज़्यादा मिलने लगता है। शायद आपने 100 घंटे और दूसरे 100 घंटे में हम जितना पठन करते हैं अपने पकड़ में भी ज़्यादा आता है और अपने अंदर भी फीलिंग बढ़िया बनती है।
हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। यदि कोई अपने ग्रुप में छूटे हैं, है ना, तो उनको कैसे आ सकते हैं उसके लिए बात कर लेंगे। और एक बीनू भाई जो प्लान कर रहे हैं अभी यहाँ पर, मई में डेट आ जाएगी, लगभग मिड मई के बाद या एंड मई में, केवल कपल्स के साथ, मतलब कम से कम पति पत्नी साथ हैं, बच्चे तो आ ही सकते हैं। वो तो उसके लिए प्रोस्पेक्टिव जिनको हमें लगता है कि इनको भेजना चाहिए, तो उसको है नहीं पता, ये कंपलसरी है, बाकी तो आ ही सकते हैं। हाँ, माता पिता बच्चे वो सब फिर आ ही सकते हैं। तो मुझे लगता है वो भी आप एक बार लिस्ट बनाना शुरू कर दें, किस किस को कौन पॉसिबिलिटी है। तो प्लानिंग यही है कि 280 के जैसे पिछली बार हुए थे वैसा हो जाए, तो एक और अध्ययन शिविर वहाँ से शुरू करेंगे, एक और अध्ययन सत्र। बढ़िया, तो डिनर के लिए ब्रेक